हेलो दोस्तों, आईटी प्रोफेसर में आपका स्वागत है। तो हमने इसके जो पहले पार्ट में हमने 7 टॉपिक कवर किए थे। इसके बाद हम देखेंगे जो 8वां टॉपिक है वो है सरफेस गेज। दोस्तों, सरफेस गेज क्या होता है? वो एक जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर को उसको अगर स्टैंड पे हम फिक्स कर दें तो वो एक टाइप का सरफेस गेज हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि स्क्राइबर माउंटेड इन एडजस्टेबल स्टैंड फॉर मेकिंग of a casting or a testing the accuracy of a plane surface, and used with surface plate, a gauge for measuring the ordinate of point on a surface of the work from the surface plane। अगर किसी सरफेस प्लेन पे अगर कोई टूल या हमारा कोई जॉब रखा हुआ है तो उसमें स्क्राइबिंग करने के लिए हम स्क्राइबर को किसी स्टैंड पे, जो एडजस्टेबल स्टैंड है, उसके ऊपर हम रख देते हैं तो हमें मार्किंग करने में भी आसानी होगी। इस तरह के हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको सरफेस गेज कहते हैं। और जो सरफेस गेज होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक जो होता है फिक्स टाइप सरफेस गेज और दूसरा होता है यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। तो जो फिक्स टाइप सरफेस गेज होता है उसको हम देखते हैं कि जो द फिक्स टाइप सरफेस गेज consisting of a heavy flat base and a spindle fixed upright to which a scriber is attached with a snub and a clamp nut। तो हमें यहाँ जो फिगर दिखाई हुई है कि ये जो स्क्राइबर है उसमें इसका ये बेस है, ये जो बेस दिया हुआ है, ये स्पिंडल है और ये स्नब है जिसके साथ हमारा स्क्राइबर जुड़ा हुआ होता है, और ये जो नट होती है एडजस्टेबल अथवा उसको क्लैंप नट भी बोला जाता है। तो इस तरह का जो होता है वो सरफेस गेज होता है। और जो यूनिवर्सल गेज होता है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उसको हम बहुत तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके जो फीचर्स होते हैं, द स्पिंडल कैन बी सेट टू एनी पोजीशन। उसका जो स्पिंडल है उसको किसी भी पोजीशन में हम सेट कर सकते हैं। द फाइन एडजस्टमेंट कैन बी मेड क्विकली। अगर कोई छोटा सा भी मेजरमेंट हमें एडजस्टेबल करना है तो उसमें हम बहुत जल्दी से हम उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन अ सिलिंड्रिकल सरफेस। अगर कोई सर्कुलर सरफेस हो या सिलिंड्रिकल सरफेस है तो उसमें भी हम उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। उसके बाद स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर इज अ हैंड टूल यूज्ड इन a metal work to mark line on a workpiece। जो वर्कपीस होता है हमारा, कोई भी उस जो जॉब होता है उसमें हम जब किसी प्रकार का हमें मार्किंग करना है तो उस मार्किंग के लिए जो हम उस टूल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्क्राइबर। ये जो स्क्राइबर का ये जो है उसको स्ट्रेट पॉइंट कहते हैं। ये वाला है वो बेंड पॉइंट है। ये है ग्रिप लगी हुई है जिसकी वजह से हम आसानी से उसको पकड़ सकें। ये ऊपर नीचे दो ग्रिप लगी हुई है। ये जो इसका डायग्राम है और ये जो रियल में कैसा दिखता है इसका हमने फिगर दिखाया हुआ। बाद आता है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ स्क्राइबर इज कॉल्ड स्क्राइबिंग एंड इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्किंग आउट। स्क्राइबिंग है वो एक प्रकार का मार्किंग आउट का एक पार्ट है। ये अगर इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्राइबिंग। इसके बाद हम देखते हैं स्क्राइबर इज अ टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इट इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। जो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है, ये जो स्क्राइबर होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। विच इज हार्डनेड, उसको हार्डनेड किया हुआ होता है। फॉर ड्राइंग क्लियर एंड शार्प लाइन, फाइन पॉइंट इज ग्राउंड एट वन एंड। जो फाइन पॉइंट है उससे द्वारा हम मार्किंग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि एयर इम्पैक्ट रेंज। तो रेंज क्या होता है? ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। सॉकेट ब्रांच पावर टूल डिजाइन टू डिलीवर द हाई टॉर्क आउटपुट। अगर किसी भी जगह पे हमें टॉर्क चाहिए और जो हाई टॉर्क चाहिए तो इलेक्ट्रिकल
इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो हम वहाँ पे एयर इम्पैक्ट वेरेज का यूज़ कर सकते हैं। इसका मिनिमम एक्सटर्शन बाय द यूज़र by storing energy in a rotating mass, then delivering it suddenly to the output shaft। अगर किसी शाफ्ट पे हमें टॉर्क चाहिए होता है तो उस जगह पे हम ये जो एयर इम्पैक्ट रेंज का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हैंड टूल्स। तो हैंड टूल्स में आता है पंच आता है। पंच क्या होता है दोस्तों कि अगर हम किसी भी सीट हो या किसी भी प्रकार के कोई मेटल हो, उसमें हम किसी प्रकार का मार्किंग करना है, जैसे कोई छेद बनाना हो गया, कोई पॉइंट या कोई सेंटर पॉइंट लगाना हो गया, इस तरह से अगर कोई नंबर या लेटर हमें प्रिंट करना है उस मेटल के ऊपर, तो जो पंच यूज़ होता है उसको हम हैंड टूल्स में शामिल करते हैं। तो जो पंचिस होते हैं वो मेनली हमने यहाँ दिए हुए हैं। ये पता है सेंटर पंच, ब्रेक पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच, लेटर एंड नंबर पंच एंड पिन पंच। तो हम सारे के सारे हम देखते हैं। तो पहला जो है सेंटर पंच। सेंटर पंच टूल इज अ sort of a punch tool that is used to drill into a workpiece by creating a shallow indentation. A 100 mm center punch could have a 10 mm diameter body and a 6 mm diameter point ground to an angle of 19 degree। उसका जो एंगल होता है वो 19 डिग्री का होता है, कि जो ये पॉइंट दिया होता है उसका ये 19 डिग्री होता है दोस्तों। और इसका जो डाया होता है वो करीबन 10 mm होता है। उसके बाद आता है प्रिक पंच। तो जो प्रिक पंच होता है, दिस पंच आर यूज टू मेक अ विटनेस मार्क ऑन अ स्क्रैप प्लेन। तो ये सिर्फ विटनेस मार्क छोड़ता है, ये पूरा का पूरा इंडेंटेशन नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा जो कहते हैं का विटनेस हो उसका थोड़ा सा ही रखता है उसका। टू लोकेट द पिवट पॉइंट ऑफ अ कंपास फॉर अ स्क्राइबिंग सर्कल। अगर स्क्राइबिंग सर्कल पे हमें कंपास को लोकेट करना है तो वहाँ हम इस टाइप का पंच का यूज़ कर सकते हैं। 100 mm थिक पंच विथ 7 mm diameter body could have 2.5 mm diameter point ground to a angle between, इसका एंगल होता है 60 से 60 हो सकता है या 30 हो सकता है। इसके बाद आता है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच होता है इन अ रिवेटिंग शीट मेटल होल मस्ट बी इक्वल स्पेस एंड लाइनेड अप। द होल इन अ मेटल आर्क यूजुअली पंच विद अ सॉलिड पंच। अगर किसी जगह पे हमें रिवेटिंग वर्क करना है तो उसका जो होल होगा वो भी उसका जो साइज़ के हिसाब से ही करना होगा और उसका लाइन अप होना चाहिए। तो उस जगह पे जो हम सॉलिड पंच का यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड पंच है वो वहाँ से पूरा का पूरा उस मेटल को उखाड़ लेगा और वहाँ पे रिवेट के लिए जगह बना देगा। इसके बाद आता है द लेटर एंड नंबर पंच। अगर किसी जगह पे मान लो कि हमें लेटर को प्रिंट करना होता है या कोई किसी प्रकार नंबर हमें 0 से लेकर 9 तक हमें नंबर प्रिंट करना होता है, तो उस जगह पे जो पंच यूज़ होता है वो होता है लेटर एंड नंबर पंच। उसके बाद आता है होलो पंच। होलो पंच, द पंच आर यूज ऑल्सो टू पंच होल इन अ थिन शीट मेटल, लेदर, प्लास्टिक, कॉर्क एटीसी। तो ये जो होलो पंच होता है वो लेदर में यूज़ कर सकते हैं, शीट मेटल में या प्लास्टिक कॉर्क में भी यूज़ होता है। तो गास्केट, सील्स एंड स्पेसर आर मेड यूजिंग होलो पंच। जो हमने गास्केट देखा होगा कि जैसे डीजल इंजन में गास्केट होता है या किसी भी इंजन में गास्केट होता है, वो गास्केट में जो होल हुए है होते हैं उसको भी इसी पंच से किया है जाता है। इसके बाद आता है पिन पंच। पिन पंच आर यूज टू ड्राइव लोकेटिंग और लॉकिंग पिंस, डोवेल्स एंड रिवेट आउट ऑफ द होल्स। अगर किसी रिवेट हो या कोई डोवेल हो उसको हमें मेटल या किसी भी जॉब के बाहर निकालना है तो पिन पंच उस पर रख के हम उसको स्पंज करके उसको हम निकाल सकते हैं। पिन पंच आर अवेलेबल इन सेट ऑफ 5 पिंस। इसका साइज डाया होता है 3, 4, 5, 6 और 8 mm with a knurled body to a length of approximately 1.5 mm। उसके बाद हम देखते हैं चीज़ल। तो चीज़ल क्या होता है?
Chisel is a cutting tool with a sharpened edge at the end of the metal blade, used often by driving with a mallet or a hammer, in dressing, shaping or working the solid metal such as wood, stone or metal. अगर किसी भी जैसे ले लो कोई सॉलिड मटेरियल है, उस जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया या कोई मेटल हो गया, उसका ड्रेसिंग करना है, शेपिंग देना है या किसी प्रकार का वर्किंग करना है, तो उसको हम मोलेट या हैमर से उस पर ड्राइव करके उसका हथौड़ा है उसको उस पर मार के हम जो ड्रेसिंग करते हैं उस मटेरियल को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम चिजल कहते हैं। उसके बाद चिजल आर मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील और क्रोमियम वेनेडियम स्टील। जो चिजल होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है या तो वो क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बना होता है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ चिजल इज यूजुअली हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। उसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है या तो वो हेक्सागोनल हो सकता है या तो वो ऑक्टागोनल होता है। द कटिंग एज हार्डनेड एंड टेम्परेड। उसका जो कटिंग एज होता है उसको हार्डनेड किया हुआ होता है और टेम्परेड किया होता है। उसके बाद तो देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ चिजल। चिजल के 4 मेनली टाइप दिए गए हैं। एक तो है फ्लैट चिजल, उसके बाद आता है क्रॉस कट चिजल, होल राउंड नोज चिजल एंड डायमंड पॉइंट चिजल। तो इसको हम देखते हैं कि जो फ्लैट का चिजल होता है तो दोस्तों कुछ इस तरह का चिजल होता है। They are used to remove metal from large flat surface and achieve excess metal of a weld joint in casting। ये जो फ्लैट होता है वो बहुत सारे जब हमें मेटल दूर करना होता है उस जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस कट चिजल। दिस आर यूज फॉर कटिंग कीवे, ग्रूव्स एंड स्लॉट। अगर कोई ग्रूव हो या कोई स्लॉट में उससे हमें कुछ कटिंग करना होता है तो क्रॉस कट चिजल का यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है हाफ राउंड नोज चिजल। तो इसका जो आधा जो शेप होता है वो राउंड के टाइप होता है और ऊपर का जो होता है उससे स्ट्रेट होता है। दे आर यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रूव्स। अगर कोई कर्व टाइप का ग्रूव होता है तो उसको कटिंग करने के लिए जो कर्व सरफेस दिया हुआ है हाफ नोज राउंड, इस तरह का चिजल का यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि डायमंड पॉइंट चिजल। तो इसका जो पॉइंट होता है दोस्तों वो कुछ डायमंड के आकार का होता है, इस तरह से उसका पॉइंट होता है तो इसको डायमंड पॉइंट चिजल कहते हैं। दे आर यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल एट अ कॉर्नर। अगर किसी कॉर्नर पे कोई मटेरियल को हमें रिमूव करना है तो इस टाइप का चिजल का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें चिजल में जो कुछ एंगल होते हैं जैसे कि रेक एंगल हो गया। तो रेक एंगल क्या होता है? रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस। ये जो टॉप फेस होता है और उसका कटिंग पॉइंट होता है और उसको नॉर्मल टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। तो उसको इस तरह का कोई एंगल बनता है जो हमारा चिजल और नॉर्मल सरफेस के साथ, तो उसको कहते हैं रेक एंगल। तो दोस्तों यहाँ हमने दिखाया है पूरा उसका फिगर। ये जो एंगल बनता है यहाँ से लेके इसका कटिंग एज से लेके नॉर्मल सरफेस तक, तो इसको हम बोलते हैं रेक एंगल। उसके बाद आता है क्लियरेंस एंगल होता है द एंगल बिटवीन द बॉटम फेस। यहाँ पर जो था वो था टॉप सरफेस, यहाँ जो है वो बॉटम सरफेस है क्लियरेंस एंगल में। द बॉटम फेस ऑफ द पॉइंट एंड द टंगर टेंजेंट टू द वर्क सरफेस ओरिजिनेटिंग एट द कटिंग एज, उसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। उसके बाद कुछ मटेरियल जो मेटल है उसका हम कटिंग के लिए कौन से एंगल रखने चाहिए, इसके लिए जो इसमें यहाँ पे हमें कोष्टक दिया हुआ होता है कि ये मटेरियल टू बी कट इन द पॉइंट एंगल एंड एंगल इंक्लिनेशन। तो एंगल कौन सा होना चाहिए उसका सारा का सारा हमने यहाँ कोष्टक दिया हुआ होता है। जो हाई कार्बन का कुछ नहीं दिया है
उसके बाद है कि स्टील का जो होता है पॉइंट एंगल 65 होता है, उसका एंगल इंक्लिनेशन होता है 39.5 डिग्री। कास्ट आयरन का होता है 60 डिग्री और का इंक्लिनेशन एंगल होता है 37। माइल्ड स्टील होता है, उसका जो पॉइंट एंगल होता है 55 डिग्री और उसका जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 34.5 डिग्री होता है। तो ब्रास का है पॉइंट एंगल 50 डिग्री और जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 32 डिग्री। कॉपर का होता है पिस्टल 45 डिग्री और जो इंक्लिनेशन एंगल होता है 29.5 डिग्री। इसका जो एल्यूमिनियम का होता है 30 डिग्री पॉइंट एंगल और इंक्लिनेशन एंगल होता है 22 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेमर क्या होता है दोस्तों। ये जो हमारा फिगर है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हैमर आर यूज फॉर जनरली कारपेंटरी, फ्रेमिंग, नेल पुलिंग, कैबिनेट मेकिंग, असेंबलिंग फर्नीचर, अपहोल्स्टरिंग, फिनिशिंग, रिवेटिंग, बेंडिंग और शार्पिंग मेटल, striking machinery drill and steel chisel, and so on. Hammer are designed according to the intended purpose. अगर अलग अलग पर्पस के आधार पे हम हैमर का यूज़ कर सकते हैं। उसके जो मेनली पार्ट होते हैं वो होता है, एक तो फेस होता है, दूसरा है पिन हो गया, चेक हो गया, ए होल हो गया और वेज हो गया। तो इसके पार्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे ये है उसका पिन है, इसका ये वाला, ये जो भाग है वो उठा हुआ उसको पिन कहते हैं। इसका जो नीचे वाला है उसको फेस बोलते हैं। इस साइड का जो ये पार्ट है उसको हम चीक कहते हैं। ये जो भाग दोनों साइड होते हैं। इसके बाद ये जो होल हो गया उसको ए होल बोलते हैं। उसमें जो वेज होता है कि जो लकड़ी या किसी हैंडल होता है, वो हैंडल को फिक्स करने के लिए हम कुछ लकड़ी या कुछ उसका मेटल उसमें यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं वेज कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो फेस इज अ स्ट्राइकिंग पर्सन। जो उसका फेस हमने दिखा है वो उसका स्ट्राइकिंग पर्सन होता है। स्लाइट कन्वेक्सिटी इज गिवन टू इस अवॉइड द डिगिंग ऑफ द एज। उसमें थोड़ा सा उठा दिया होता है कि उसका एज का जो डिगिंग ना हो, उसको कुछ कम, उससे एज को जो नुकसान ना हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर आर लिस्टेड बिलो। तो उसमें जो हैमर होता है, एक होता है बॉल पेन हैमर, दूसरा होता है क्रॉस पेन हैमर, तीसरा है स्ट्रेट पिन हैमर और क्लो हैमर। इसके बाद है स्लज हैमर। तो आपने सभी हैमर में से जो स्लज हैमर है वो भी देखा होगा और क्लो हैमर भी बहुत देखा होगा। ये जो है बॉल पेन हैमर, इसका जो पॉइंट है वो बॉल पेन के पॉइंट की तरह दिख रहा होगा आपको। इसको बॉल पेन हैमर बोलते हैं। इसके बाद जो इसका जो हैमर का जो ये पॉइंट है वो जो हैंडल के क्रॉस से क्रॉस होता है, की वजह से उसको क्रॉस पिन कहते हैं। उसके बाद आता है जो ये स्ट्रेट पिन हैमर। उसका जो पॉइंट एंगल पॉइंट होता है वो हैमर के हैंडल के स्ट्रेट साइड पैरेलल होता है। उसके बाद एक क्लो हैमर, इसका यूज़ होता है जब हम किसी कील निकालने के लिए और इस तरह के इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हैमरिंग के लिए तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन इसका दूसरा इस्तेमाल भी इस तरह। और जो स्लज हैमर है उसको हम बोलते हैं, जैसे हथौड़ा या कण बोलते हैं किसी कहीं पे इसको। तो इसको हम आगे देखते हैं कि जो वुडन मेलेट। वुडन मेलेट क्या होता है? वुडन का मतलब हो ये लकड़ी का जो हो गया कि हथौड़ा बना हुआ। जो वुडन मेलेट आर यूज्ड इन वुड वर्किंग इन carpentry to drive wooden piece together, such as when assembling a dovetail joints or when hammering dowel or a chisel. The metal hammer face can damage wood surface or the end of the chisel, and a wooden mallet will not mar either wood surface or tool. वुडन मोटल क्या होता है कि अगर हमें कोई सॉफ्ट वर्क करना होता है, कोई सॉफ्ट मेटल पे हमें वर्क करना होता है, तो वहाँ पे वो हैमर नहीं चलेंगे। उसके लिए हमें जो हाई स्ट्रेंथ वाला वुडन होता है उससे बना हुआ जो हैमर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं
उसको हम मोलेट बोलते हैं। उसका यूज़ होता है स्टैंडर्ड वुडन मोलेट आर यूज्ड फॉर जनरली पर्पस वर्क लाइक फ्लैटनिंग एंड बेंडिंग। अगर किसी चीज़ को फ्लैटर करना है या किसी को बेंड करना है तो इस तरह के काम में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बोजिंग मेटल आर यूज फॉर फॉलोइंग पैनल फिटिंग इटिस। ये हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि जो वुडन मोलेट कैसा होता है। इसके बाद हम देखने वाला है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर तो आप सभी ने देखे ही होंगे कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है कि उससे हम स्क्रू को टाइट कर सकते हैं या खोल सकते हैं। एक टाइप का टॉर्किंग डिवाइस है जो हमें टॉर्क प्रोवाइड करता है। द स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल मैन्युअली और पावर्ड यूज्ड फॉर टर्निंग स्क्रू। स्क्रू को टर्न करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो ये मैनुअल हो सकता है या इसको पावर से भी चलाया जा सकता है। टिपिकल सिंपल स्क्रू ड्राइवर हैज़ अ हैंडल एंड अ शाफ्ट। जो सिंपल स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें एक हैंडल होता है और एक शाफ्ट होता है। द एंडिंग इन अ टिप द यूज़र पुट्स इनटू द स्क्रू हेड बिफोर टर्निंग द हैंडल। तो हैंडल को टर्न करने से पहले उसका जो टिप होता है उसको स्क्रू के हेड में हमें फिट करते हैं। उसके बाद उसको टर्न करते हैं। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और क्लासिफाइड। तो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है वो मेनली 3 है। एक तो होता है हैवी स्क्रू ड्राइवर, लाइट स्क्रू ड्राइवर एंड स्टम्प स्क्रू ड्राइवर। तो उसको हम देखते हैं। The heavy screwdriver is a square blade for applying extra twisting force with the end of the span. The heavy screwdriver of a London pattern have a flat blade and are mostly used by carpenter. तो ये जो यहाँ फिगर दिखाया हुआ है वो है लंदन पैटर्न का हिसाब से कि उसका जो फ्लैट ब्लेड होगा वो मोस्टली यूज फॉर कारपेंटर के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है लाइट स्क्रू ड्राइवर। द स्क्रू ड्राइवर हैज अ राउंड ब्लेड विथ पैरेलल टिप्स। द स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। अगर इलेक्ट्रिशियन के पास आपने देखे होंगे इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। द ब्लेड आर सीटेड इन अ इंसुलेशन टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग लाइव पार्ट। तो इसमें इंसुलेशन लगा हुआ होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे हमने स्क्रू से वर्क कर रहे हैं तो उसमें उसका जो शॉक हमें ना लग सके। उसके बाद है स्टम्प स्क्रू ड्राइवर। ये ग्रीन हैंड वाला है, ये है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये है स्टम्प स्क्रू ड्राइवर। तो स्टम्प स्क्रू ड्राइवर है दे आर स्मॉल स्टडी स्क्रू ड्राइवर होता है। दे आर यूज्ड व्हेन अदर टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू द स्पेस लिमिट। अगर किसी जगह की कमी की वजह से हम वो बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर को नहीं यूज़ कर सकते उस जगह पे हम ये स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं और इसको कहते हैं स्टम्प स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद आता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर आर यूज्ड ऑन अ स्क्रू which are placed in a blind space. They are made with a short blade and with the tip at a right angle. इसका टिप जो होता है वो दोस्तों राइट एंगल होता है और उसको कहाँ जगह पे यूज़ कर सकते कि अगर कोई जगह जो हमें ऊपर से या स्ट्रेट लाइन में हम दिख नहीं सकती तो उस जगह पे इस स्क्रू ड्राइवर को हम आसानी से वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जगह की बहुत कमी होती है उस जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है द रचेस स्क्रू ड्राइवर। द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द रचेस स्क्रू ड्राइवर इस आर मेड विद द 3% रचेस कंट्रोल फॉर स्क्रूइंग। तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, स्क्रूइंग, अनस्क्रूइंग ऑफ द स्क्रू एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ नेचुरल पोजिशन। तो इसमें ये सब पोजीशन दी हुई होती है कि उसको आगे घुमा सके या पीछे भी घुमा सकते हैं, उसमें नेचुरल पोजीशन में उसको रख सकते हैं। दे आर यूज फॉर टर्निंग स्क्रू इन कन्फाइंड स्पेस। दे कैन बी ऑपरेट विदाउट चेंजिंग द हैंड ग्रिप। तो हैंड ग्रिप को हमें चेंज नहीं करना पड़ता क्योंकि वो ऑटोमेटिक घूमता है उसके
हिसाब से जैसे हम चलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि द फिलिप्स और क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर। तो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हैव अ cruciform or cross-shaped tips that are unlikely to slip from a cruciform slot in a Phillips recess head screw. The end of the fork plate is tapered to the angle of 53 degree extreme and is ground to 130 degree। तो आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं 4 पार्ट, इस तरह के उसके 4 पार्ट होते हैं। उस 4 पार्ट स्क्रू ड्राइवर को हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं दोस्तों। द स्क्रू ड्राइवर आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ब्लेड। जो सारे स्क्रू ड्राइवर है उसको हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक तो होता है लेंथ ऑफ द ब्लेड, उसका जो ब्लेड होता है छोटा वाला उसके हिसाब से। दूसरा होता है विड्थ ऑफ टिप, इसका जो विड्थ और उसका जो लेंथ इसके हिसाब से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो ब्लेड का लेंथ होता है वो 45 से 300 mm तक का हो सकता है, और उसका जो विड्थ होता है वो 3 mm से लेके 10 mm तक का हो सकता है। द ब्लेड ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ कार्बन स्टील और एलो स्टील। उसका जो ब्लेड होता है वो या तो कार्बन स्टील से बना होता है या और एलो स्टील से बना होता है। उसके बाद उसको हार्डनेड और टेम्परिंग किया हुआ होता है। उसके बाद आता है एलन की। तो एलन की क्या होता है कि ये एक हेक्सागोनल सेक्शन होता है, जिसका यूज़ हम किसी हेक्सागोनल बोल्ट को, हेक्सागोनल जो रिसेस बोल्ट होते हैं उसको टाइट या लूज करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। जो उसका वो एक एलन की होता है वो क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बना हुआ होता है, तो यह हार्डनेड और टेम्परेट किया हुआ होता है। उसका शेप जो होता है वो एल टाइप का शेप होता है कुछ। द साइज ऑफ एलन की इज आइडेंटिफाइड बाय द साइज across the flat of the hexagon. They are used to tighten or loosen screw having internal hexagonal socket। जो उसका इंटरनल हेक्सागोनल सॉकेट होता है उसको हम टाइट और लूज करने के लिए एलन की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एलन की अवेलेबल इन डिफरेंट सेट इन अ प्लास्टिक वॉलेट। तो वो प्लास्टिक वॉलेट में डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट साइज़ की आती है। उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 mm के हिसाब से उसका सेट आता है। उसके बाद आता है बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी जॉब को हमें उस पर वर्क करना है तो उसको कुछ फिक्स पोजीशन पे उसको पकड़ना पड़ता है। तो उसको पकड़ने के लिए जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइस। The vice are used for holding the workpiece. They are available in different types. The vice used for bench work is called bench vice। अगर किसी बेंच वर्क के लिए हम किसी वाइस का यूज़ करते हैं तो उसे बेंच वाइस बोलते हैं। तो यहाँ हमने बेंच वाइस का फिगर दिया हुआ है। बेंच वाइस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से बना होता है। ये तो कास्ट आयरन से या कास्ट स्टील से बना होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड वर्क फॉर फीलिंग, सोविंग, थ्रेडिंग इन अदर हैंड ऑपरेशन। अरे हैंड ऑपरेशन हमें किसी भी प्रकार के हाथ से हमें उसको कुछ भी करना है, जैसे फिलिंग करना हो या सेविंग करना हो, थ्रेडिंग करना हो, तो उसमें हम बेंच वाइस का यूज़ कर सकते हैं। द साइज ऑफ वाइस स्पेसिफाइड बाय विड्थ ऑफ, जो उसका जो का विड्थ होता है उसके बाद उसके हिसाब से हम उसको उसके साइज़ का हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो ये जो वाला पार्ट है ये होता है मूवेबल जो या स्लाइडिंग जो बोले। उसके बाद ये स्टेशनरी जो है इसको फिक्स जो कहते हैं। इसका ये जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा फिक्स होता है, और ये जो पार्ट है वो हम जितना ज़रूर के हिसाब से हम उसको मूव करा सकते हैं। उस हैंडल को हम अगर हम घुमाते हैं तो ये जो पार्ट होगा वो या तो नज़दीक या उसको दूर हम कर सकते हैं। यहाँ स्क्रू दिया हुआ होता है, यहाँ बेस दिया होता है, ये स्लाइड हो सकता है क्योंकि ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है इसके साथ। तो दोस्तों इसका जो विड्थ होता है उसके हिसाब से किसी भी बेंच वाइस का हम साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें
डिफरेंट टाइप्स के वॉइस होते हैं। तो उसमें पहला है पाइप वॉइस। पाइप वॉइस का मतलब होता है कि अगर किसी पाइप को हमें पकड़ना है, उस पाइप पे हमें वर्क करना है जो वर्कशॉप में, तो जिस वॉइस का हम यूज़ कर सकते हैं उसको पाइप वॉइस कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि यहाँ हम अगर ये जो दिया हुआ है इस तरह का, तो उसमें हम अगर किसी पाइप को रखेंगे तो उसको अच्छी तरह से होल्डिंग का ग्रिप मिल जाएगा। तो पाइप वाइज इज यूज फॉर होल्डिंग a round section of a metal and a pipe. In the vise the screw is vertical and movable. ये जो स्क्रू होता है वो वर्टिकल होता है, मूवेबल। वहाँ जो बेंच वाइज में होता था हॉरिजॉन्टल होता था। तो जो वर्क वर्टिकल, ये जो भी होता है वो भी वर्टिकली वर्क करता है। ये जो ऊपर और नीचे वाला दो जो है ये फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है। उसके बाद आता है हैंड वाइज। हैंड वाइज का मतलब है कि अगर हम हैंड से किसी चीज़ को हमें पकड़ना है तो उस हैंड वाइज का यूज होता है। देखिए हैंड वाइज आर यूज फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, रिवेट, की, स्मॉल ड्रिल एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट विच आर टू स्मॉल टू बी कन्वीनियंटली हेल्ड इन अ बेंच वाइज। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम बेंच वाइज से नहीं पकड़ सकते, अगर वो चीज़ छोटी छोटी है तो उससे उसको हम हैंड वाइज से पकड़ के उस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि पिन वाइज। पिन वाइज बहुत बड़ा छोटा छोटा मान लो जॉब है, जो हैंड वाइज से भी हम उसको ठीक से नहीं पकड़ सकते, उसमें भी वो हिल जाएगा। इससे लिए उसके भी छोटा जो यूज़ कर सकते हैं वो है पिन वाइज। Pin wise is used for holding a small diameter job. It is consisting of a handle and a small collet chuck at one end. ये जो कोलेट चक दिया हुआ है, तो चक के ये सेट ऑफ जॉब, इसमें छोटे छोटे जॉब होते हैं। देखा आपने, इसको यहाँ दिख रहा होगा, सेट ऑफ जॉब विच आर ऑपरेटेड बाय टर्निंग द हैंडल। अगर हैंडल को हम घुमाते हैं ये जो अपने नज़दीक आने लगते हैं और वहाँ वो जॉब को पकड़ के ग्रिप बना लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टूल मेकर वाइज। द टूल मेकर वाइज इज यूज फॉर होल्डिंग द स्मॉल वर्क विच रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग एंड फॉर मेकिंग ऑफ अ स्मॉल जॉब सरफेस प्लेट। दिस वाइज इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। ये जो माइल्ड स्टील का बना होता है, उसको स्मॉल वर्क करना हो, जैसे कि फाइलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, स्मॉल जॉब के लिए और सरफेस प्लेट पे, तो इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है सी क्लैंप। सी क्लैंप आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ वर्क एंड फॉर होल्डिंग द जॉब टाइटली। ये बेंच वाइज की तरह ही वर्क करता है। The clamp are in the shape of C. The C clamp has its body forged or cast. One end of the clamp is machined flat. यहाँ दिखाया है कि C clamp कैसा है। उसमें जो है कि ये होता है फ्रेम, ये फ्रेम है सारा, ये उसका हैंडल है, ये सारा स्क्रू है, ये मूवेबल जो है उसका, ये फिक्स जो है, यहाँ कॉलर दिया हुआ होता है। एक टाइप का बेंच वाइज के हिसाब से ही वर्क करता है। उसके बाद आता है स्पानर। स्पानर क्या होता है आपने सभी ने देखे ही होंगे। स्पानर आर यूज फॉर ऑपरेटिंग द थ्रेड्स, फास्टनर, बोल्ट एंड नट्स। दे आर मेड विद अ जॉ और ओपनिंग दैट फिट स्क्वायर ऑन अ हेक्सागोनल नट, द बोल्ट एंड स्क्रू हेड। दे आर मेड ऑफ हाई टेंसाइल और एलास्टिक। They are drop forged and heat treated for strength। तो स्पानर तो आपने देखे ही होंगे कि अगर हम किसी बॉल या नट को हमें टाइट करना है या लूज करना है तो उसके लिए हमें जो स्पानर का यूज़ हम करते हैं, उसमें बहुत सारे स्पानर आते हैं। जैसे और ले लो कि ओपन एंड स्पानर हो गया, क्लोज एंड जैसे बोथ हैंड स्पानर हो गया, ट्यूब और ट्यूबुलर बॉक्स स्पानर हो गया, सॉकेट स्पानर हो गया और रिंग स्पानर। उसमें जो ये है सिंगल एंड स्पानर, ये जो पहला वाला है वह सिंगल एंडेड स्पानर। ये जो दूसरा वाला है सॉकेट एंडेड स्पानर,
सॉरी, ये जो दूसरा वाला है, ये जो तीसरा वाला है वो सॉकेट एंडेड है उस, और ये जो तीसरा वाला क्या था कि ट्यूबर बॉक्स स्पानर है। इसके बाद जो ये चौथा वाला है वो डबल एंडेड स्पानर है। ये जो वाला है डबल एंडेड स्पानर है। उसके बाद जो हम देखते हैं एडजस्टेबल स्पानर। ये जो स्पानर होता है वो उसको हम किसी भी साइज में हम एडजस्टेबल कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडजस्टेबल स्पानर आर सिमिलर टू ओपन एंड स्पानर एंड बट दे हैव वन मूवेबल जो, इसका एक जो मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है। द ओपनिंग बिटवीन द जो ऑफ द टिपिकल बसो 250 mm स्पानर कैन बी एडजस्टेबल फ्रॉम 0 to 285 mm। यहाँ हमने फिगर भी दिया हुआ है दोस्तों, देखा होगा कि एडजस्टेबल स्पानर कैसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं हुक स्पानर। हुक स्पानर इट हैज अ लग दैट फिट इन अ नॉच कट इन द आउटर एज ऑफ द राउंड नट। वो जो किसी भी नोच दिया हुआ होता है किसी भी बोल्ट पे, तो उसमें ये जो उसका पॉइंट है उसकी मदद से वो राउंड नट को घुमाता है और हम उसको लूज या टाइट कर सकते हैं। उसके बाद होता है रिंग और बॉक्स स्पानर। तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है वो रिंग स्पानर की। फॉर क्रिटिकल टाइटनिंग एंड लूजिंग ऑफ अ नट फॉर मल्टी कॉन्टैक्ट ऑन अ बोल्ट एंड नट। अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में कोई बोल्ट खुल नहीं रहा हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहाँ हम रिंग स्पानर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मल्टी कॉन्टैक्ट बोल्ट को और नट को मल्टी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको कॉन्टैक्ट में रखता है। उसके बाद आता है सॉकेट स्पानर। सॉकेट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंस ऑफ ऑल द स्पानर। Socket comes in a two size, standard and deep। यहाँ हमने दिखाया है कि सॉकेट स्पानर कैसे होते हैं दोस्तों। ये कुछ अभी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत यूज़ होता है। उसके बाद आता है प्लायर। प्लायर क्या होता है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं यहाँ पे पकड़। तो जो प्लायर है वो पेयर ऑफ लेग्स जॉइनेड बाय अ पिवट। यह पिवट से इसके दो लेग जुड़े हुए होते हैं। कहाँ गया, ये जो पिवट से इसके दो लेग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और हिंज्ड और फल्क्यूरम पिन, ईच लेग कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग हैंडल। ये जो दोनों हैंडल है और शॉर्ट जो, ये जो उसका जो है वो शॉर्ट होता है। एलिमेंट ऑफ प्लायर विथ टू जॉइंट कटर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लायर फ्लैट जो पाइप ग्रिप एंड साइड कटर, ये सारा उसमें दिया हुआ होता है। जैसे हम देख लेते हैं इसमें ये जो दोनों हैंडल है, ये जॉइंट जो कटिंग के लिए इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद है साइड कटर। ये जो बीच में दिया होता है वो साइड कटर है। ये पाइप की ग्रिप के लिए होता है, किसी पाइप में ग्रिप लाने के लिए, और ये फ्लैट ग्रिप के लिए। आपने कभी नहीं देखा होगा इतने सारे यूज़ होते हैं प्लायर के। जैसे कि यहाँ जॉइंट कटिंग तो आपने अभी देखा होगा, साइड कटिंग भी आपने कभी किया होगा वायर का भी। लेकिन ये जो ग्रिप दिया होता है वो पाइप के लिए दिया होता है, और ये जो होता है फ्लैट सरफेस के लिए दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अदर टाइप्स ऑफ प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर है, इसका नोज है वो फ्लैट है। इट हैज अ टेपरेड वेज jaws with a flat gripping surface which may be either smooth or serrated। इसका जो स्मूथ भी हो सकता है, सेरेटेड हो सकता है, और इसका नोज होता है वो फ्लैट होता है। उसके बाद देखते हैं राउंड नोज। तो उसका नोज होता है वो राउंड शेप में होता है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा होता है। तो दिस टाइप्स ऑफ प्लायर इज मेड विद अ टेपरेड राउंड शेप। दे आर यूज्ड टू शेप अ लूप इन अ वायर इन द फॉर्म कर्व इन अ लाइट मेटल स्ट्रिप। तो वायर को अगर किसी लूप देना है या किसी मेटल को कर्व देना है तो इस प्लायर का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लिप जॉइंट प्लायर।
Slip joint pliers are available in various range of the position with different shape of pivot pin, so they have various range of jaw opening mainly used for gripping। ग्रिपिंग के लिए सिर्फ पकड़ने के लिए काम आता है, लेकिन उसमें जो ये पिवोट होता है वो क्या होता है, वो मूवेबल होता है, स्लिप करता है उसकी जगह पे ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद होता है एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर क्या होता है, दिस प्लायर हैव द सेम यूसेज एज द साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर की तरह ही होता है, लेकिन उसका जो होता है वो एंड पे होता है कटिंग का जो होता है, ये आता है साइड कटिंग। इट इज़ मेड विथ जो सेट एट अ एंगल। दे आर यूज फॉर शेयरिंग ऑफ वायर इन कॉन्फाइंड स्पेस एंड कटिंग ऑफ वायर क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, उसको वायरिंग के लिए ज़्यादातर काम करते हैं इसका। उसके बाद क्या था, स्नीप। दोस्तों स्नीप है, उसको हम हमारे दूसरे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।